विभिन्न माध्यमों से जुड़े जनप्रतिनिधियों का, उपस्थित सभी हमारे महिला स्वसहायता समूह की बहनों का मैं आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की बहनों को इतनी बड़ी सौगात दी गई है जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती थी। पोषण आहार संयंत्रों के मालिक हमारे स्वसहायता समूहों के परिसंघ हैं। क्या आप जानते हैं ये संयंत्र कितने भव्य हैं? आइए इनमें से एक पोषण आहार संयंत्र का दर्शन करते हैं। पोषण आहार संयंत्र दर्शन पर तैयार फिल्म की प्रस्तुति का अनुरोध है। स्व सहायता समूह की महिलाओं की मेहनत और आत्मविश्वास को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें टेक होम राशन से जोड़ा है और महिलाओं के उत्साह को बढ़ाते हुए अब टेक होम राशन संयंत्र की जिम्मेदारी महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था को सौंपा है, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा और उनके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इस तरह प्रदेश में 7 टेक होम राशन संयंत्र देवास, धार, होशंगाबाद, सागर, मंडला, रीवा और शिवपुरी में स्थापित किए गए हैं और प्रदेश के 45 जिलों में पोषण आहार की आपूर्ति प्रदेश भर के आंगनवाड़ियों में की जा रही है। इसका बेहतरीन उदाहरण देवास के पोषण आहार संयंत्र में बखूबी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम देवास जिले के ग्राम खटांबा में मध्य प्रदेश शासन ने करोड़ों की लागत से 2500 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता के पोषण आहार संयंत्र की स्थापना की। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार दिसंबर 2021 में पुनः इस संयंत्र का संचालन महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास को सौंपा गया। अब पोषण आहार के उत्पादन में लगने वाले रॉ मटेरियल की अनलोडिंग और टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग तक की प्रक्रिया का पूरा ध्यान स्व सहायता समूह की महिलाएं ही रखती है। वहीं संयंत्र में कैंटीन का संचालन, हाउसकीपिंग, गार्डनिंग के अलावा संयंत्र की हर प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के साथ साथ हाइजीन का भी बखूबी ध्यान रखती है। इस संयंत्र में निर्धारित गुणवत्ता एवं मात्रा के पोषण आहार का उत्पादन हो रहा है, जिसे 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन के माध्यम से उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं आजीविका मिशन से ही यहाँ तक आई हूँ इस लेवल पे, और मैं आजीविका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सारी दीदियों का परिवार चलता है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा ही परिवार है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक छोटे से गांव से निकले हुए हैं, जो हम खेतों में काम करते थे, जो आज पोषण आहार संयंत्र में आके और इतनी अच्छी चीजें हमको सीखने को भी मिली, रोजगार भी मिला और महिलाओं का पूरा साथ भी मिला। कहते हैं एकता में बड़ी ताकत होती है, लेकिन इसे असल मायने में साबित करके दिखाया स्व सहायता समूह की महिलाओं ने और अपने जोश, जुनून और जिद को हथियार बनाकर सफलता का सफर तय किया। मध्य प्रदेश में ऐसे करोड़ों रुपए की लागत से बने 7 पोषण आहार संयंत्रों को अपने आशीर्वाद और प्रेम स्वरूप अपनी बहनों के हाथों में सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियों से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस ऋण वितरण कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ करने का निवेदन है। कल तक गांव की गलियों में कपड़े की फेरी लगाने वाली, मजदूरी करने वाली रुबीना आज मारुति कार और टवेरा जैसी गाड़ियों की मालकिन है। आइए रुबीना से जानते हैं कि कैसे उसके सपनों को आसमान मिला,
तो चलते हैं जिला देवास की ओर और माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे बहन रुबीना, जो कि देवास जिले से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो आज नर्मदा जयंती है। मैं नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए मां से यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि नर्मदा जी हमारे लिए नदी नहीं है, हमारे लिए सीधे सीधे मां हैं। और नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि पीने का पानी हो नर्मदा जी से बड़े हिस्से को मिलता है, सिंचाई का जल हो नर्मदा जी हमें देती है, हमारे घर में बिजली का प्रकाश हो नर्मदा मैया हमें देती है। इसलिए त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, मां नर्मदे आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। और मैं अपनी बहनों से भी, प्रदेशवासियों से भी ये अपील करता हूं कि मां का कर्जा है हम पे, हमको भी वो ऋण उतारना चाहिए, कर्जा उतारना चाहिए। नर्मदा जी प्रदूषित ना हो इसका ध्यान हम रखें। नर्मदा जी के किनारे अगर हम लगा सकते हो तो साल में एक पेड़ जरूर अपने हाथों से लगाएं, अपने परिवार के नाम से लगाएं, क्योंकि नर्मदा जी कल कल छल छल करके अगर बहती है तो बरसात के पानी को पेड़ जो सोख कर रखते हैं वो बूंद बूंद छोड़ते रहते हैं, और वही बूंद बूंद जल नर्मदा जी की धार बन के बहता है, और उससे हम पानी भी पीते हैं, खेती भी करते हैं, बिजली भी लेते हैं। इसलिए कम से कम हमारा कर्तव्य है कि नर्मदा जी की धार कल कल छल छल करके बहती रहे। इसलिए एक पेड़ जरूर हमारे हाथों वहां रोपा जाए। नर्मदा मैया को एक बार मैं फिर प्रणाम करता हूं और अपनी बहनों के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां की कृपा हम सब पर बरसे, यही निवेदन करता हूं। आज ये संयोग है कि भाई और बहन एक ही रंग में रंगे हैं। वैसे भी मेरी जिंदगी का मकसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है, पहला उद्देश्य बहनों का और बेटियों का सशक्तिकरण, उनको मजबूत बनाना है सब दृष्टियों से। और ऐसे ही एक सशक्तिकरण की प्रतीक हमारी बहन रुबीना हैं। रुबीना मेरी आवाज सुन रही हो? हाँ मामा जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो आप? बढ़िया मामा जी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहनों के बीच में होता है तो भाई बहुत खुश होता है। बिल्कुल, हम भी बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, कब से आजीविका मिशन से जुड़े हैं आप? मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। 2017 से जुड़े? हाँ। आपने कौन सा काम शुरू किया था, बताइए जरा। मैं पहले मजदूरी करती थी खेतों में जाकर, और मैं आजीविका मिशन से समूह से जुड़ी हूँ। जैसे मैंने पहले तो फेरी से कपड़ा बेचा, गाँव गाँव जाकर मैंने कपड़ा बेचा, और कपड़ा बेचने के बाद में जैसे मेरी आय बढ़ती गई, मैंने शुरू में मैं 5000 का कपड़ा लेके न आई थी बैरागढ़ से। उस कपड़े को मैंने 8,140 रुपए में बेचा। अच्छा, गांव कैसे जाती थी आप? पहले तो मैं पैदल जाती थी, लंबा सा घूंघट कर लेती थी और ऐसे जाती थी शर्माते शर्माते। सिर्फ में मेरे गांव में ही करा मैंने। कुछ तो हंसते भी थे मेरे ऊपर कि देखो तो झोले उठा लिए ना, चल दी। तो मैंने किसी की भी परवाह ना करते हुए मैं पहले अपने गांव से चालू करा। मैंने अपने गांव में ही बेचा, और फिर मैं धीरे धीरे जैसे मैं आसपास के गांव में भी जाने लग गई, तो मेरा जैसा आय मेरी बढ़ती गई। फिर मैं दूर दूर के गांव में मुझे दिक्कत आने लगी जाने में, तो मैंने एक मारुति वैन खरीदी। और फिर मारुति वैन को जैसे 100 दुकान सजाते हैं, ऐसे ही मैंने मारुति वैन में पूरा रात दीदियों से, दूसरी दीदियों से मैं सिलाई भी करवाती थी। जब मारुति वैन आपने खरीदी तो बैंक से फाइनेंस करा के खरीदी या बैंक से लोन लिया मामा जी मैंने पहले? 1 लाख का। हाँ। और मेरे समूह से भी लिया मैंने। अच्छा। दोनों का मिला के ने। हाँ। अब रुबीना की हिम्मत देखो, पहले सर पे गठरी रख के कपड़े बेचती थी और बाद में हिम्मत करके
मारुति वैन खरीद ली लोन लेके, और फिर कैसे बड़ा कारोबार आगे? जरा ताली तो बजाओ रुबीना के लिए। हाँ, फिर मैं जैसे मारुति वैन में मैं जाती थी तो एक गांव में मैं जाती थी तो मैं 5,000 का माल बेच के निकलती थी। दीदियां सारी मेरा रास्ता देखती थी कि वो मारुति वैन वाली दीदी आई है, हम उनसे ही कपड़े लेंगे। मैंने धीरे धीरे ऐसे मेरी आय बढ़ती गई। फिर मैंने यहाँ उसके वजह फिर मैंने गणवेश का भी काम करा। मेरे जो गांव में मेरी दीदियां हैं मैंने उनको भी सिलाई सेंटर डलवाया, और मेरे हमने 20,319 नग हमने सिलाई का गणवेश का भी करा। उसमें हमें सब दीदियों को 20-20, 25-25 हजार रुपए प्रॉफिट मिला। अच्छा, आजकल रुबीना जी आपकी आमदनी कितनी है हर महीने? मेरी आमदनी 25 से 30 हजार है मामा जी। 25 से 30 हजार। और हाँ, महीने का कमा लेते हैं। और बाकी जो बहनें सिलाई सेंटर में काम करती है भाई, उनका जो समूह से जुड़ी है, उनकी आमदनी? उनकी 10 से 15 हजार आय हो गई है जी। 10 से 15 हजार हो गई। 100 परिवार मेरी 100 दीदियां ऐसी हैं कि जो 10 से 15 हजार आय कर रही हैं। चलिए रुबीना दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 100 परिवारों से को काम पे लगाया। मनोज जी हमारे विधायक जी भी वहां बैठे हुए हैं, नरेंद्र जी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, कलेक्टर भी वहां पे है। मामा जी अभी मेरे यहाँ की दीदियां अभी पोषण आहार जो फैक्ट्री लगी उसमें भी काम कर रही हैं। अच्छा, कैसी चल रही है फैक्ट्री है तो बता दो। अच्छा, आपकी वजह से सब बिल्कुल बढ़िया चल रही है मामा जी। अरे चलाने वाली तो आप है, मामा तो साथ देने वाला है। और हमने अभी उपार्जन में भी काम करा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं सब बहनों को, ये 2018 के पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने ये संयंत्र प्रारंभ करे थे कि ठेकेदार क्यों बनाए पोषण आहार। 800 करोड़ रुपया से ज्यादा का काम होता था और पता नहीं कितने पैसे ठेकेदार बचाते थे। तो हमारे दिमाग में आया कि ठेकेदार नहीं, ये मेरे स्व सहायता समूह के महासंघ जो है मेरी बहनों के, वो बनाएंगे पोषण आहार। और आज गर्व है मुझे कहते हुए, बीच में जब कमलनाथ की सरकार आ गई थी कांग्रेस की, तो उन्हें बंद करके फिर से ठेकेदारों को दे दिया कि ठेकेदार ही बनाएंगे। और मैंने लौट के फिर कहा कि कोई ठेकेदार नहीं चलेगा, बनाएंगी तो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी, आजीविका मिशन की बहनें बनाएंगी। और आज बहुत सुंदर तरीके से संचालन पोषण आहार के इन प्लांटों का हो रहा है। बहनों में केवल वहीं तक सीमित नहीं रहूंगा, 7 जगह तक आने वाले समय में ये पोषण आहार के संयंत्र और बढ़ाए जाएंगे और सब संयंत्र मेरी बहनें ही चलाएंगी। चला लोगी ना? अरे आपसे पूछ रहा हूं, चला लोगी ना? ठीक है रुबीना, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं हम। धन्यवाद रुबीना। आइए अब रुख करते हैं जिला धार के ग्राम सादलपुर की ममता सोनगौरा दीदी की तरफ, जो ब्यूटी पार्लर, साड़ी की दुकान और पशुपालन गतिविधि से आजीविका मिशन से जुड़कर सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी हैं। ममता सोनगौरा दीदी। ममता बहन नमस्कार। मामा जी को मेरा आदरणीय मामा जी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं ममता सोनगौरा ग्राम सादलपुर से। ममता जी आपके साथ विधायक जी भी बैठी हैं, उनको भी नमस्कार। जी नमस्ते भाभी जी। ममता, कब आपने शुरू किया था समूह का काम? मामा समूह का काम मैंने 5 अक्टूबर 2015 को मैं इस मिशन से जुड़ी थी, आजीविका मिशन से। तो आपने कौन सा काम प्रारंभ किया? मैंने आजीविका मिशन के माध्यम से ही, जो आज मेरे जीवन में परिवर्तन है वो तो आजीविका मिशन के माध्यम से ही है। मैंने शुरुआत ही ब्यूटी पार्लर से की थी, समूह से ऋण लेके। उसके बाद मैंने साड़ी की दुकान डाली। ब्यूटी पार्लर कहाँ खोला था आपने? गाँव में ही खोला था ब्यूटी पार्लर? गाँव में अपने खुद के घर पे ही। खुद के घर पे ही? तो गाँव में चल जाता था ब्यूटी पार्लर? हाँ सर, हाँ मामा जी चल जाता। देखो एक बात मैं बताऊं अपनी बहनों को, 1 मिनट मेरी बहन, कई चीजें हम गांव में ही शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर, शादियां होती है तो दुल्हन का श्रृंगार होता है, और भी अवसर ऐसे आते हैं जब ब्यूटी पार्लर की गांव में भी आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा काम जो गांव में भी किया जा सकता है, कोई ये नहीं कि शहरों में बड़ा ब्यूटी पार्लर बने। अब ममता ने वही ब्यूटी पार्लर से अपना काम शुरू किया
और सफलता के साथ चलाया, उसके बाद फिर क्या किया ममता? उसके बाद मैंने साड़ी की दुकान डाली, और वो भी मेरी मतलब हम जब ग्राम संगठन हमारे समूह की बैठकें होती थी, मैं दीदियों से, गांव की दीदियों से मिलती थी, तो उन्हीं के बीच में रह के अपने ब्यूटी पार्लर का भी प्रचार किया कि मैं ये ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, तो आप मेरे पास आइए, और मेरी साड़ी की दुकान है तो आप मेरे पास साड़ियाँ खरीदने आइए, और मैं आपको अपने समूह की दीदियाँ हैं, बहनें हैं, तो उनको अपने किफायती दाम में उनको ये बेचती थी मैं। तो उसी के माध्यम से आज मैं आगे बढ़ने में मेरा पूरे समूह की जो दीदियां हैं उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है, और उसी के माध्यम से फिर मैंने पशुपालन भी किया मामा जी। अब ये देखो, दूसरी चीज आपने साड़ी का शुरू किया, और एक बात और ममता बता रही है कि किफायती दामों पे, अगर घर में अपने गांव में थोड़े किफायती दाम पे, भोपाल में कोई खरीदने आए तो ठगा जाए, कपड़ा देख के समझ में थोड़ी आता है, दुकानदार ने जितने बता दिए, लेकिन अगर गांव में कोई बहन बेचने आ रही है तो वो हमको किफायती दामों पे भी उसका प्रॉफिट कमा के दे सकती है। तो गांव के लोगों को भी, बहनों को भी सुविधा हो गई, और हमने भी उसमें से पैसा कमा लिया अपने परिवार के लिए। तो इसलिए ममता ने ये काम किया, ममता को मैं बहुत बधाई देता हूँ। अब आपकी आमदनी कितनी है? आज मेरी आमदनी 25 से 30 हजार है मामा जी। 25 से 30 हजार से 30 हजार। अच्छा, कितनी एक बहनें? समय ऐसा था जो मैं, हाँ, एक समय कैसा था? एक समय ऐसा था मामा जी कि मैं 1500 रुपए महीना कमाती थी, वो भी कांच बटन करके। अच्छा, और आज मेरी आय 25 से 30 हजार है, वो है आजीविका मिशन में समूह से जुड़ने के माध्यम से। अच्छा, कितनी बहनें जुड़ी है, कितनी दीदियां जुड़ी है समूह से? मेरे समूह से 10 दीदियां जुड़ी है। उनकी आय कितनी है हर महीना? हर महीना मेरे समूह में 10 दीदियों में से 7 दीदियों की आय है 20, 25 और 30 हजार के लगभग है, और 3 दीदियां जो है उनकी आय है 7 से 8 हजार। चलिए, तालियां बजाइए ममता के लिए। उनके समूह की कई बहनें अब ये तो लखपति हो गई, जिनकी आय 25-30 हजार हो गई, मतलब लखपति की श्रेणी में आ गई। ठीक बात है कि नहीं? अच्छे नहीं कमा पाते 25-30 हजार। आजकल 10-10 हजार रुपया की नौकरी निकलती है तो कितनी बड़ी लाइनें लग जाती है, लेकिन हमारी बहनें कमाने का काम कर रही है। अच्छा, आज कई दीदियां हमसे जुड़ी है ममता, पूरे प्रदेश में। जी मामा जी। उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? उनको कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल मामा जी, अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो वो एक राह और वो एक दरवाजा है जो आजीविका मिशन है। अगर जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, वो यही सोचती है कि हमारे जीवन में चूल्हा चक्की के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, जीवन वहीं खत्म नहीं होता है। आजीविका मिशन के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, और आप अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और आने वाले समय में यह है कि आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब देखो, ये कितना बड़ा संदेश दिया है कि आप में वो क्षमता है, आप कर सकती है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। नारी अब अबला नहीं है, नारी अब सबला है। अबला नहीं, सबला है, सबल है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। जी मामा जी। धन्यवाद ममता दीदी। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से हो रहे बदलाव किसी से छुपे नहीं हैं। यदि हम कहें कि एक बहुत बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक क्रांति का संचार ग्रामीण मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए आपको ले चलते हैं जिला शहडोल, और ऐसी ही एक आशा राठौर दीदी जो कि ग्राम साखी से हमसे जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। आशा जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। क्या हाल है आशा दीदी? ठीक है भैया। आपके साथ जयसिंह मरावी जी भी बैठे हैं, और जी भैया जी। हाँ, शरद जी भी बैठे हैं। क्या मास्क में कम दिखते हैं? जी भैया। आशा, कब से आप समूह से जुड़ी हैं? भैया मैं तो समूह में 2011 से जुड़ी थी, जो SGSY का था, लेकिन वो समूह चल नहीं रहा था। फिर 2012 में जब ये आजीविका मिशन का योजना आया, हमले द्वारा गांव में जानकारी हुई, उसके माध्यम से समूह से जुड़ी। और क्योंकि जो पहले समूह था उसमें कोई नियम नहीं था और जानकारी नहीं थी। अच्छा। जब जो आजीविका मिशन योजना का समूह आया, उसमें हमको पंचसूत्र के बारे में पता चला कि कैसे बचत करना है, कैसे मीटिंग रखनी है। इसके बाद हमारे समूह को CCL हुआ,
रिवॉल्विंग फंड मिला, फिर CCL हुई, CIFRAS आई, जिससे कि पहले हमारी आमदनी थी 3 से 4 हजार रुपए महीने का। जब समूह आजीविका मिशन का समूह आया, जिससे कि आज की आमदनी है, उससे हम सेंटिंग प्लेट बनवाए, जिसमें आज मेरी आय है। सेंटरिंग की प्लेट बना रहे हैं आप, सेंटरिंग का काम कर रहे हैं? जी सर, जी भैया। ये सेंटरिंग अपन कहाँ, गांव में ही मिल जाता है काम सेंटरिंग का? जी भैया, गांव में जो आवास बन रही है उसमें लग रही है हमारी पूरी। अच्छा, जो आवास गांव में बन रहे हैं तो उसमें सेंटरिंग लग जाती है। तो सेंटरिंग में एक महीने में कितनी आमदनी हो जाती है सेंटरिंग के काम में? सेंटरिंग के काम में 27 से 28 हजार रुपए तक हो जाता है। और आज की आमदनी मैं कर रही हूँ, जो कि बुक कीपर का काम कर रही हूँ, और थ्रेसर चल रही है, मिक्सचर मशीन है, और चावल का पापड़ बना रहे हैं। मेरी आय है 32 से 32 हजार रुपए, इससे ज्यादा भी हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, 32 हजार रुपया कमा रहे हैं। अब देखो, मैं सब बहनों को कहना चाहता हूं, इनसे हमको जो हमारे सफलता की कहानी उनसे सीखना चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनने हैं तो मकान में कारीगर भी लगेंगे, मकान की छत डलनी है तो सेंटरिंग की जरूरत भी पड़ेगी। सेंटरिंग करने वाले कम मिल रहे हैं, कई बार उसलिए काम देर से होते हैं, और इसलिए सेंटरिंग करने का काम अगर स्व सहायता की समूह की बहनें, आजीविका मिशन की बहनें शुरू कर दें तो गांव के लोगों का काम भी आसानी से हो जाएगा। और जैसा अभी आपको आशा दीदी बता रही थी कि 32 हजार के आसपास, 27-28 हजार के आसपास आमदनी भी हो जाती, तो ये नए नए काम हम ढूंढ सकते हैं। सेंटरिंग का काम बहुत अच्छा काम है, ऐसे कई नए नए काम हम खोज सकते हैं जिसके कारण हमारे समूह को नया काम मिलेगा और हमारी आमदनी बढ़ेगी। कितने बहनें अब स्व सहायता समूह से जुड़ी है आपके यहाँ गांव में? 530 जुड़ गई हैं दीदियां। 530 दीदियां जुड़ी हैं। अच्छा, सबको कुछ ना कुछ आमदनी हो रही या अभी सबको आमदनी नहीं हो रही? सबको हो रही भैया जी, जब से समूह में जुड़ी हैं तो सब अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं। 2 से 3 गतिविधियां कर रही हैं। 2 से 3 गतिविधियां कर रही हैं जी। अच्छा, एक और मैं पूछ रहा हूं कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद आपके समूह ने कोई गांव में सामाजिक काम भी करना शुरू किए? जी भैया। क्या? मेरे समूह में तो एक आकाश समूह की दीदी है, जो कि 17 साल के उम्र में अपनी लड़की की शादी करने के लिए मतलब चाह रही थी कि शादी करनी है। तो हम उसको बहुत समझाए कि जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तो शादी ना करिए, तो वो नहीं मान रही थी। फिर अपने यहाँ ग्राम संगठन की मीटिंग रखी गई, जिसमें उसको बुलाया गया और सब महिलाओं द्वारा समझाया गया कि जब तक 18 साल की लड़की ना हो जाए तो शादी नहीं करनी, क्योंकि 17 कम उम्र में उसको कुछ भी परेशानी हो सकती है। और 18 साल में जो कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मिल रहा है, वो भी मिल जाएगी। वो सबके समझाने से मान गई, मतलब ग्राम संगठन की महिलाओं की मीटिंग में समझाने के बाद मान गई। वो 1 साल बाद जब 18 साल की हो गई लड़की, तभी वो शादी की। उसको कन्यादान योजना 51,000 का मिला। फिर चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, ये सामाजिक काम है। मेरी सारी बहनें सुन रही हैं, कम उम्र में बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। पहले वो कम से कम खुद इतनी समझदार हो पाए कि अपने परिवार को ठीक ढंग से चला सके। ये जरूरी है, पढ़ लिख भी सके। अब तो हमको सब बेटियों को पढ़ाना है ना, बिना पढ़ाए थोड़ी रखना है। ये नया जमाना है, न्यू इंडिया बन रहा है। और अब तो शादी की बेटियों की उम्र भी 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी गई है। 21 साल अबोध बालिका की आप शादी कर दो, जो शादी का मतलब ही नहीं जाने। एक तरह से उस बेटी की भी हम जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दे रहे हैं। उसको पढ़ने का पूरा मौका दो, वो ढंग से समझ जाए, समझ विकसित हो जाए, हर चीज समझने लगे, तब उसकी, और फिर वो अपना कैरियर भी बनाएगा।
भाई आज वो जमाना चला गया कि आदमी कमाएगा और बहन तो या उसकी पत्नी तो केवल घर में चूल्हा चौका ही संभालेगी। चूल्हा चौका संभालना बुरा नहीं है, लेकिन हम दुनिया के बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो केवल चूल्हे चौके के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी वो बाकी काम भी करेगी। इसलिए जरूरी है कि हम उसको विकसित होने का, उसके व्यक्तित्व के विकास का पूरा मौका दें। और नहीं तो बचपन में ही शादी हो गई तो हमने एक जिंदगी सचमुच में बर्बाद ही कर दी। और इसलिए मैं आशा बहन आपको बधाई दे रहा हूं। आप ये सामाजिक अभियान भी चलाते हैं कि कम उम्र में शादी ना करें, जब उम्र हो जाए शादी की तभी शादी करें, ताकि बच्ची की जिंदगी भी सुखी बन सके। इस सामाजिक काम के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद आशा दीदी। हमारी दीदियों द्वारा प्रदेश में 111 से अधिक प्रकार की आजीविका गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उनमें से एक अभिनव गतिविधि है दीदी कैफे। ऐसे ही 127 दीदी कैफे संपूर्ण मध्य प्रदेश में खुल चुके हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सहरिया आदिवासी बाहुल्य जिला श्योपुर के आजीविका प्रसादम दीदी कैफे। आजीविका प्रसादम दीदी कैफे में किसी शहरी रेस्टोरेंट के मेन्यू की सूची में अंकित समस्त व्यंजन तो उपलब्ध हैं ही, इनके अतिरिक्त श्योपुर जिले की स्थानीय व्यंजन भी इनकी विशिष्टता में सम्मिलित है। आइए संवाद करते हैं सरोज बैरवा दीदी से, जिला श्योपुर। सरोज बहन नमस्ते। नमस्ते मामा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया है मामा जी, आप कैसे हो? मेरी बेटी अच्छी है तो मामा अच्छे हैं, उसमें क्या दिक्कत? जी मामा जी। आप खुश हो तो मामा खुश है। जरा ये तो बताओ, पीछे लिखा हुआ है AM प्रसादम भोजनालय एंड रेस्टोरेंट। ये AM प्रसादम क्या है, जरा समझाओ तो हमें। मामा जी AM का प्रसादम का मतलब आजीविका मिशन। हाँ, ताली बजाओ। मैं समझ ही नहीं रहा था कि जब मैंने पीछे लिखा देखा, पीछे देखा AM तो ये आजीविका मिशन है। जी मामा जी। चलिए, कब से चला रहे हैं आप ये प्रसादम? मामा जी हमें इसे चलाए 5 महीने पूरे हो चुके हैं, ये 6ठा महीना चल रहा है। अच्छा, ये विचार इसका उद्घाटन कैसे आया कि दीदी कैफे या AM प्रसादम खोले? सबसे पहले तो आपकी वजह से विचार आया मामा जी। कैसे? क्योंकि आप बोलते रहते हैं हमारी दीदी ये करो, साबुन बनाओ, सरफ बनाओ, तो आपके विचार से हमारे मन में विचार आया क्यों हम कैफे खोले, प्रसादम खोले और हमें भी नाश्ता बनाए, भोजन बनाए, ताकि कस्टमरों को और आप तक भी हमारा शुद्ध भोजन पहुंच सके। और मामा जी हम ये आशा करते हैं कि आप भी हमारे प्रसादम पे कभी मामी जी को साथ में लेके पधारे, और जरूर पधारे मामा जी। और आपको आना ही पड़ेगा मामा जी। अरे आपने इतने आग्रह से सरोज कहा है तो मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा। जी मामा जी, आपको आना ही पड़ेगा जरूर। जरूर आऊंगा, मैं कभी न कभी जरूर आऊंगा। जी मामा जी। और मैं अभी से निर्देश दे रहा हूँ कि जब मेरा वहां दौरा हो तो AM प्रसादम में जानी है भाई, प्रसाद वहीं पाना है। क्या क्या बनता है क्या मामा जी? आप क्या क्या बनता है प्रसादम में? क्या क्या खिलाते हैं? नाश्ता बनाते, नाश्ता खिलाते, सुबह 7 बजे से शुरू कर देते हैं। हाँ। और रात को 11 बजे तक भोजन चलता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, 7 बजे से रात को 12 बजे तक? नहीं मामा जी, 11 बजे तक। 11 बजे तक। कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में लगभग भोजन करने या नाश्ता करने? यहाँ पे 500-600 लोग आ जाते हैं। और कितनी आमदनी हो जाती है एक दिन में? एक दिन में 15 से 20 हजार की आमदनी हो जाती है। अरे वाह, ये तो गजब है भाई। अच्छा, कितनी दीदियां लगी इस काम में? 10 दीदियां लगी हुई है, मतलब दीदियों के परिवारों के लोग भी लगे हुए हैं, किसी के बेटे है, किसी के पति है, मतलब परिवार के ही सदस्य हैं, समूह की दीदियों के परिवार के सदस्य हैं सर। जी मामा जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो एक परिवार को लगभग महीना भर में कितना मिल जाता है? एक परिवार को लगभग महीने भर में 10 से 11 हजार रुपए मिल जाते हैं। 10 से 11 हजार रुपए एक परिवार को मिल जाते हैं। जी मामा जी। अब देखो, सरोज ने जो बताया हमको, मैं सभी दीदियों से कहना चाहता हूँ कि उनने दीदी कैफे, AM प्रसादम खोला। अच्छा है, अलग अलग नाम से खोले हैं। जी मामा जी। और लोगों को भोजन की भी जरूरत है और नाश्ते की भी जरूरत है। और बहनें जितना अच्छा भोजन और नाश्ता बना सकती और तो कोई बना नहीं सकता।
सही बात है कि नहीं? तो हम अच्छा नाश्ता भी दे रहे हैं, अच्छा भोजन भी दे रहे हैं, 15-20 हजार रुपए। हमारी दीदियाँ शुद्ध तेल, कच्ची घानी से तेल निकालती है, तो हम शुद्ध तेल इनसे ही खरीदते हैं। अच्छा, कच्ची घानी का तेल? जी मामा जी। तो तेल भी शुद्ध होता है, मिलावट वाला नहीं होता? नहीं होता सर, हम दीदियाँ बनाती है, कच्ची घानी से निकालती है, और हल्दियाँ भी हम हमारी दीदियों से ही खरीदते हैं। अब सरोज ने एक कदम और बढ़ के बताया कि हम तो दीदियां जो चीज बनाती है, अगर तेल लाना हो तो वो डब्बा बंद नहीं लाते, शुद्ध तेल निकाल रही दीदी, तो दीदियों से खरीदो। मतलब ये आपस में एक और समन्वय का काम हो सकता है कि जो दीदियां बनाए, अगर दूसरे समूह को जरूरत पड़े तो दीदियों से ही खरीद लो, तो दीदियों की बिक्री बढ़े। ठीक बात है कि नहीं? तो ये आपस में सहयोग से हम आमदनी और बढ़ा सकते हैं। ये मंत्र हमें सरोज ने दिया है, बहुत अच्छे सरोज। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब से ये काम कर रहे हो, आजीविका मिशन में जुड़े हो, तो शुरू में तो लोगों ने कहा था कि देखो बड़ी आई महिलाएं निकली है, क्या करेंगी। अब लोगों का देखने का नजरिया कैसा है? आप लोगों को जो काम कर रहे हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और लोग सोचते हैं कि महिला भी इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हमें उससे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, और हमारा शहर में भी नाम हो रहा है। देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं तो मान और सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। कमाने वाली की तो इज्जत होती है, घर में भी हो जाती है। और हमें जब हम कमाएंगे खुद, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पहले हम अपने पति से पैसे मांगते थे तो कभी कभी कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम अब पैसे नहीं मांगते उनसे, हम अपना खर्चा खुद ही चला लेते हैं। अरे अब तो कभी कभी पतिदेव मांगते होंगे कि थोड़ी जरूरत है, दे दो हमें। जी मामा जी मांगते हैं। अब देखो, ये परिवर्तन है, ये साधारण बात नहीं है। पहले छोटी छोटी चीज के लिए पति पर आश्रित रहना पड़ता था,